नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण समय होता है। सांसद और जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछा करते हैं और संबंधित मंत्रालयों के द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकसभा में आज पूछे गए प्रश्नों से। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है शहरी विकास क्षेत्र में चुनौतियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जियाउर रहमान ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार शहरी विकास क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से अवगत है, जिनमें आवास परियोजनाओं के पूरा होने में देरी, अपर्याप्त शहरी बुनियादी ढांचा, शहरी जीवन की बढ़ती लागत और टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। यदि हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी जैसी योजनाओं के तहत उठाए जा रहे कदमों और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सतत शहरी गतिशीलता, किफायती आवास और जीवन को आसान बनाने की पहल संबंधी ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 7वीं और 12वीं अनुसूचियों के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 243 के उपबंधों के अनुसार शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, शहरी परिवहन यूटी आदि के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों, जिलों को निधियां जारी करती हैं। PMAYU भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। हालांकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। PMAYU एक मांग आधारित योजना है और भारत ने आवास निर्माण के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। भाग लेने वाले राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। PMAYU के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1 सितंबर 2024 से PMAYU 2.0 सभी के लिए आवास मिशन शुरू किया है, ताकि 4 घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से 2.30 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित सरकारी सब्सिडी के साथ 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता की जा सके। आवासों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से PMAYU 2.0 के तहत राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अनिवार्य है। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम हिस्से के अलावा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप अप शेयर भी प्रदान कर सकती हैं। PMAYU 2.0 के योजना दिशा निर्देशों के अनुसार
राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने अपने अधिकार क्षेत्र में मांग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता निर्धारित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। पात्र नागरिकों को PMAYU 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग भी दर्ज कर सकते हैं। योजना दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आवासों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए विचार हेतु केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को अग्रेषित किया जाता है। SCM राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों के आधार पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों का विकास किया जाता है, जिन्हें राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। 31 जुलाई 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों में 1,64,695 करोड़ रुपए की कुल 8,063 परियोजनाओं में से 1,53,977 करोड़ रुपए की 7,636 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अमृत 2.0 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहर आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के दिशा निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। 1,94,172 करोड़ रुपए की 8,873 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 1,18,421 करोड़ रुपए की 3,571 जलापूर्ति परियोजनाएं, 68,461 करोड़ रुपए की 586 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंध योजनाएं, 6,210 करोड़ रुपए की 3,072 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं और 1,078 करोड़ रुपए की 1,684 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 178 लाख नए जल नए कनेक्शन, 69 लाख नए सीवर कनेक्शन, 11,271 MLD की जल शोधन क्षमता का विकास और 6,964 MLD की सीवेज शोधन क्षमता शामिल है। शहरी परिवहन वर्तमान में देश भर के 24 शहरों में लगभग 1,055 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। जून 2024 से अब तक भारत सरकार ने लगभग 240 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के निर्माण हेतु 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। देश में प्रतिदिन 1.1 करोड़ यात्री मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। PME बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता देकर शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 3.40 लाख की आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां इस योजना में भाग लेने की पात्र हैं। SBMU शहरी आबादी की स्वच्छता संबंधी मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा से मुक्त और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वैयक्तिक घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान, स्रोत
पृथक्करण के माध्यम से पुराने कचरा स्थलों का निपटान करने के साथ साथ कचरे के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करना है। इसमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं, स्थानांतरण स्टेशन, अपशिष्ट से खाद्य संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, जैव मिथिनेशन संयंत्र निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट संयंत्र, सैनिटरी लैंडफिल, मशीनीकृत सफाई उपकरण और पुराने कूड़ा स्थलों का जैविक निपटान जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय हिस्से की सहायता जारी करना शामिल है। SBMU के अंतर्गत संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रुपए है, जिसमें 14,623 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। SBMU 2.0 के अंतर्गत संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपए है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शहरी क्षेत्र में डिजिटल शासन G2C सेवाओं तक आसान, समय पर और परेशानी मुक्त मल्टी चैनल पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे भौतिक यात्राओं पर निर्भरता कम होती है। भुगतान, आवेदन, शिकायत निवारण और अन्य G2C सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्मों में एकीकृत करके ये सशक्त सेवा स्तर सहमति का अनुपालन, वास्तविक समय से निगरानी और अधिक पारदर्शिता को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अंतर्गत उपयोग एक साझा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य करता है, जो बहुत सी रेडी टू यूज शहरी सेवाएं प्रदान करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बसवराज बोम्मई ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा, क्या ये सच है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट निर्णय दिसंबर 2010 में और एक अन्य रिपोर्ट नवंबर 2013 में प्रस्तुत कर दी है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस निर्णय में भविष्य में और संशोधन किया जा सकता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या बेसिन राज्यों के पास कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध समय केवल 35 वर्ष है और ISW अधिनियम के तहत अधिसूचित किए बिना ही 12 वर्ष बीत चुके हैं? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिसूचना में देरी के क्या कारण है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है? इस प्रश्न का उत्तर जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने ISWRD अधिनियम 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 30 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार को सौंप दी है। इसके बाद संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत न्यायाधिकरण से और स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधिकरण ने दिनांक 29 नवंबर 2013 को ISRWD अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत अपनी आगे की रिपोर्ट भेजी, जिसमें पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल आवंटन की सिफारिश की गई है। राज्यों के अनुरोध पर न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में भविष्य में और संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि विगत में विभिन्न न्यायाधिकरणों ने भी निर्धारित समय बीत जाने के बाद उनके द्वारा किए गए आवंटन की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की है। इस बीच पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने KWDT 2 के दिनांक 30 दिसंबर 2010 के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 16 सितंबर 2011 के आदेश के द्वारा निर्देश दिया कि अगले आदेश तक तीनों राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा दायर संदर्भ याचिकाओं पर न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण दिनांक 29 नवंबर 2013 के निर्णय को अधिसूचित नहीं किया जा सकता।
इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 89 में निहित विचारार्थ विषय को शामिल करने के लिए न्यायाधिकरण की अवधि को वर्ष दर वर्ष बढ़ाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2025 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या 3221 ई 10 जुलाई 2025 के माध्यम से 1 अगस्त 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 का कार्यकाल बढ़ा दिया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर फ्लाईओवर से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संजना जाटव ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को जानकारी है कि सारस चौराहे पर फ्लाईओवर न होने के कारण भरतपुर संभाग मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर लोगों ने सड़क पार करने के लिए डिवाइडर को काटकर अवैध रूप से रास्ता बना लिया है। यदि ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार को ये भी जानकारी है कि इस कट से सड़क पार करते समय अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का काफी नुकसान होता है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार की इस स्थान पर फ्लाईओवर बनाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस प्रश्न का उत्तर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के आगरा भरतपुर खंड पर सारस चौराहे पर विद्यमान मध्य मार्ग स्वीकृत आरेख और रियासत समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा सारस चौराहे के पास विद्यमान मध्य मार्ग के निकट अनधिकृत रूप से मध्य मार्ग का निर्माण किया जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बार बार ठीक किया जाता है। इस स्थान की पहचान दुर्घटना प्रवण स्थल यानी ब्लैक स्पॉट के रूप में की गई है और इस स्थान पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र साइन बोर्ड, गति सीमा साइन बोर्ड, पैदल यात्री साइन बोर्ड, ट्रांसवर्स बार मार्किंग, कैट आई, हाई मास्ट लाइट आदि जैसे उपयुक्त अल्पकालिक सड़क सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक उपाय प्रदान करने के लिए उपयुक्त समाधान की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। डीपीआर के परिणामों के आधार पर दीर्घकालिक उपाय शुरू किए जाएंगे। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रियों के द्वारा दिए गए। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है खेल अवसंरचना के विस्तार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने युवा विकास और खेलों में क्षेत्रीय असमानताओं और अवसंरचनात्मक अंतर का समाधान करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई है। अब तक कितने खेलों इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, खेल विज्ञान केंद्र और प्रतिभा पहचान केंद्र स्थापित किए गए हैं और क्या ये संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं? महिलाओं, दिव्यांग युवाओं और आकांक्षी जिलों के युवाओं में युवा नेतृत्व, सामाजिक उद्यमिता और खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या पश्चिम बंगाल विशेषकर दार्जिलिंग जिले में कोई विशेष पहल की गई है? यदि की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण युवा विकास और खेलों में क्षेत्रीय असमानताओं और अवसंरचनात्मक अंतरालों को दूर करने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय खेल विकास निधि
और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है। मेरा युवा भारत, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना। अब तक देश भर में 1057 खेलो इंडिया केंद्र और 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र कार्यशील है। इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य संतुलित क्षेत्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और देश भर में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध संगठनों के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांग युवाओं और आकांक्षी जिलों के युवाओं के बीच युवा नेतृत्व, सामाजिक उद्यमिता और खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। मेरा युवा भारत मंच और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने युवा केंद्रित कार्यक्रम जैसे विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम, माई भारत विकसित भारत एट 2047, भाषण प्रतियोगिता और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को युवाओं के बीच नेतृत्व को पोषित करने और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से जनजातीय और आकांक्षी जिलों की महिलाओं और युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान जैसे अपने स्वायत्त निकायों के माध्यम से कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। इनमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और स्वावलंबिनी कार्यक्रम शामिल है, जिनमें महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भारत में दिव्यांगजन खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2023 में किया था। ये विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र विभिन्न इंडोर और आउटडोर पैरा खेलों के लिए सुलभ प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें जेंडर संवेदनशील बाधा मुक्त अवसंरचना है, जिसमें व्हीलचेयर अनुकूल छात्रावास और कोर्ट शामिल हैं। केंद्र जिला और राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान में सहायता करता है और उच्च प्रदर्शन आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 86 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विशिष्ट दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा सके। सभी प्रयास खेलो भारत नीति 2025 के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य समावेशी खेल विकास और पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक और विशेष ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजनों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। खेल क्षेत्र में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी स्वायत्त संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से साई प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जैसी योजनाएं चला रहा है। महिलाओं और दिव्यांग एथलीटों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिनमें गांधीनगर स्थित साई के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष बालिका केंद्र और एक समर्पित पैरा खेल सुविधा शामिल है। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया पैरा गेम्स और अस्मिता लीग जैसी पहल समावेशिता को बढ़ावा देती है और ग्रामीण एवं आकांक्षी जिलों की महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।